लेमैन ब्रदर्स अमेरिका का वो बैंक जो 2008 में जब डूबा तो पूरी दुनिया में मंदी लाई गई थी। इस मंदी के कारण पूरी दुनिया में लाखों नहीं, उस समय पर करोड़ों नौकरियां गई थी। लोग अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों में डिपार्टमेंटल स्टोर पर खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। हालांकि 2008 में भारत में ऐसा कुछ नहीं था। नौकरियां तो गई थी, मंदी तो आई थी, लेकिन इसका इतना ज्यादा असर नहीं हुआ था कि लोगों को खाने की किल्लत भी हुई हो, क्योंकि उस समय यहाँ पर थोड़ी सी चीजें डिसेंट्रलाइज्ड थी और दूसरा इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन भारत में नहीं हुआ था। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। अगर अब या आगे भी कभी भी मंदी आई या फिर इस तरीके की कोई समस्या आई तो भारत में भी जितना असर दूसरे देशों में दिखेगा उतना ही दिखने वाला है। कोई कमी नहीं रहेगी। खाने के लिए लाइनें लगने के लिए, पेट्रोल के लिए लाइनें लगेंगी और सभी वो समस्याएं दिखेंगी जो आज डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया का एक एरिया है जहां पर पूरे हाईटेक जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इनके हेडक्वार्टर्स हैं और यहीं पर है एक सिलिकॉन वैली बैंक। 2008 के बाद अब इस बैंक का सबसे बड़ा जो है, ये कह रहे हैं कि वो कोलैप्स हो गया है, बंद हो गया है। इस बैंक की एक खासियत है कि कोई भी अगर आपको लोन ना दे तो आप सिलिकॉन वैली बैंक के पास चले जाइए, ये आपको लोन जरूर देगा। कहने का मतलब है कि सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप्स को लोन देता है और स्टार्टअप्स का, अगर हम भारत की बात कर लें और अगर आप किसी भी बैंक के पास जाकर ये कहें कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, शुरुआत करना चाहता हूँ, तो मुझे लोन दीजिए, तो आपको समस्या जरूर आएगी। आपको लोन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए भारत से भी और पूरी दुनिया से जो स्टार्टअप्स हैं वो सिलिकॉन वैली बैंक से अक्सर लोन मांगते हैं। और सिलिकॉन वैली बैंक क्या करता है कि उसके पास जितना पैसा आता है, किसी भी तरीके से वो पैसा आए, उससे जो हर एक बैंक करता है उससे या तो लोगों को लोन देकर इंटरेस्ट लेता है या फिर बॉन्ड खरीदता है। यहीं पर सिलिकॉन वैली बैंक की गलती हुई, उसने गलती की और उसके पास 189 बिलियन 189 बिलियन डॉलर्स थे, जिसमें से उसने 128 बिलियन डॉलर के बॉन्ड खरीद लिए। हमने देखा कि समय समय पर ऐसा पिछले 30-40 साल में नहीं हुआ कि जब अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपनी रेपो रेट ना बढ़ाई हो। अब वो लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है और ये मंदी के संकेत है। फ्लो को कम करना है, पैसे को निकालना है और इसके साथ साथ जो अगला स्टेप होगा वो होगा मंदी का, आर्थिक लॉकडाउन का। मैंने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि अब लॉकडाउन सिर्फ महामारी के लिए नहीं होगा, वो लॉकडाउन आपकी स्वास्थ्य के लिए भी हो सकता है। एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी आ जाएगी जैसे अब केरला में आई थी। आप इसको पिन डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा, आप इसे देख सकते हैं। आपके पास महामारी के लिए तो लॉकडाउन लगेंगे ही लगेंगे, अब आपके लिए पैसों के लिए भी लॉकडाउन लग सकता है। आर्थिक लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं, ये उसी की शुरुआत है। मैंने आज से करीबन 8 से 10 महीने पहले ब्लैक स्वान इंसिडेंट के बारे में बात की थी कि जब एक ऐसी चीज दिखे स्टॉक मार्केट में और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स में, आर्थिक हालात में, कि जो कभी ना देखी गई हो, तो उसे ब्लैक स्वान इंसिडेंट कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट, पूरी दुनिया के कुछ एक्सपर्ट अब ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना एक ब्लैक स्वान इंसिडेंट जैसा है और दुनिया को तैयार रहना चाहिए मंदी के लिए, आर्थिक लॉकडाउन के लिए। हम में से कुछ ये कहते हैं कि भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप ठीक हो और मैं चाहता हूं कि आप लोग ठीक हो, लेकिन यकीन मानिए इसका असर पड़ने वाला है अगर पूरी दुनिया में मंदी आई। दिखाने को एक बार ये दिखाया जा सकता है कि भारत में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन क्या जब अमेजोन ने लोगों को नौकरियों से निकाला तो भारत में जो अमेजोन में नौकरी कर रहे थे वो नौकरी से नहीं निकले? या फेसबुक ने, मेटा ने, व्हाट्सएप ने जब लोगों को नौकरी से निकाला तो क्या भारत में जो लोग नौकरी कर रहे थे इन हाईटेक कंपनीज में, इन लोगों को नौकरी से नहीं निकाला गया? क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि भारत पर मंदी का असर नहीं पड़ेगा, जब शुरुआत में ही लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और भारत में भी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है? तो ये मंदी की शुरुआत है और इसका असर आप पर पड़ रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी नौकरी नहीं गई तो इसलिए आपको लग रहा है कि मंदी का कोई असर भारत में नहीं है, या फिर कुछ चंद ऐसे लोग जो सिर्फ समर्थन करना जानते हैं सरकार का। लेकिन इतना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बैंकों के हालात हमारे यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है और जब से सिलिकॉन वैली बैंक डूबा है
जब से वो बंद हुआ है, एक और समस्या आई है कि सिलिकॉन वैली बैंक जिनको स्टार्टअप्स को उसने लोन दिया था, तो मान लीजिए अगर आप 10 लाख रुपए किसी भी बैंक से लोन लेते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, तो 10 लाख रुपए आपको एक बार में नहीं मिलते, आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं। कि मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट मिली, उसके बाद 3 लाख की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली, तो इस तरीके से आपको वो 10 लाख रुपए मिलेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सके। अब हुआ ये कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबा, तो उससे पहले उसने स्टार्टअप्स को जैसे 10 लाख रुपए के बजाय जो है पहली इंस्टॉलमेंट दे दी थी 3 लाख रुपए की। अब 3 लाख रुपए होने के बाद अब ये सिलिकॉन वैली बैंक तो कोलैप्स हो गया, तो क्या आप बिजनेस कर पाएंगे? क्या वो स्टार्टअप चल पाएगा? वो स्टार्टअप नहीं चल पाएगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक डूबते ही उसे ओवरटेक कर लिया है वहां की गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने सबके अकाउंट सीज कर दिए हैं कि जब तक हम इसको देख नहीं लेते कि किस तरीके से लोगों का पैसा लौटाया जाएगा, किस तरीके से चीजों को ठीक किया जाएगा, तब तक सारे अकाउंट सीज हैं। तो जो स्टार्टअप्स हैं जिनका पैसा अभी फंसा हुआ है या जिन्होंने लोन पूरी तरीके से बैंक से अभी लिया नहीं था, वो सिर्फ अप्रूव हुआ था, 1 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट आई थी, तो वो उस पैसे का करेंगे क्या? उनका स्टार्टअप डूब जाएगा। पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा कि स्टार्टअप्स लगातार डूब रहे हैं कोविड के बाद, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। सिलिकॉन वैली बैंक ने बॉन्ड खरीदे 128 बिलियन डॉलर के, उसके पास पैसा था 189 बिलियन डॉलर, तो उसके पास सिर्फ 60-62 बिलियन डॉलर बचा, और उसके बाद हुआ बैंक रन। बैंक रन मतलब लोग वहां पर पहुंचने लगे कि हमें हमारा पैसा दीजिए, हमें हमारा पैसा दीजिए। अब इतना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक के पास था नहीं, तो उसने कम रेट में मतलब घाटे में, नुकसान में अपने बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए, और उसके बाद वही हुआ जो हम सभी जानते हैं। अब समस्या ये है कि भारत में भी कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक का जो है लोन लिया था या उससे पैसा उठाया था, या वहां पर उसने शेयर खरीद रखे थे हमारे स्टार्टअप्स के, जिसमें से पेटीएम भी एक है, इसके बाद नापतोल भी है। ऐसी कई कंपनियां हैं। हालांकि पेटीएम के सीईओ ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि पेटीएम में जो है अब सिलिकॉन वैली बैंक का कोई पैसा नहीं है। हो सकता है ये उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा हो कि सिलिकॉन वैली बैंक जो कोलैप्स हुआ है, इस बैंक के कोलैप्स होने के बाद पेटीएम पर असर ना पड़े, लेकिन ऐसी इसके अलावा काफी स्टार्टअप्स हैं जिनमें सिलिकॉन वैली बैंक का पैसा लगा हुआ है। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, अगर चीजें ठीक करने के लिए रोका जाता है पैसा, तो लोगों की सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो नौकरियां जाएंगी, और वही शुरुआत होगी इस आर्थिक लॉकडाउन की। दूसरी बात, कभी भी जब कोई बैंक डूबता है तो उस बैंक के डूबने के बाद वहां की सरकार आपको कुछ पैसा देती है। जैसे भारत में ये लिमिट है 5 लाख रुपए। मान लीजिए आपने बैंक में 4 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं और आपका बैंक डूब जाता है, तो भारत सरकार आपको 4 लाख रुपए दे देगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जमा कर रखे हैं बैंक में और बैंक डूब जाता है, तो भी भारत सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी। क्या आपने कभी भी जब बैंक में खाता खुलवाया, पैसे जमा करवाने गए, किसी भी सरकारी कर्मचारी ने, बैंक के कर्मचारी ने, सरकार ने कभी भी एडवर्टाइज करके ये आपको बताया, ये बात बताई? अब सोशल मीडिया है, मैंने आपको बता दिया, किसी और ने बता दिया, तो ही आपको ये बातें पता चल रही हैं, वरना बैंकों में पैसा तो आप 20-25 साल से जमा कर ही रहे हैं। आज तक किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि 5 लाख रुपए से ज्यादा आप बैंकों में जमा मत कीजिए। तो बात तो उठेगी, सवाल तो उठेंगे कि जिस तरीके से सरकार शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट कर रही थी और अब इसे मजबूरी बना दिया है कि आप अपना पैसा सिर्फ बैंकों में ही जमा कीजिए, तो क्या सरकार ने कभी बताया कि 5 लाख से ज्यादा बैंकों में कभी जमा मत कीजिए? वो नहीं बताएगी। और एक और बात आती है कि अगर ऐसा है तो हम क्या करें और कैसे करें। आपको बैंक में 5 लाख से ज्यादा जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कल को बैंक डूबते हैं तो आपको 1 रुपया भी इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। मैं तो ये कहता हूं कि अगर 5 लाख भी मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी, आपकी अच्छी किस्मत होगी, क्योंकि पहले नंबर आएगा अमीर व्यक्तियों के पैसे लौटाने का। आप और मैं तो काफी बाद में हैं। दूसरी बात, आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग्स इस तरीके से कीजिए, जो मैं पिछले 8-10 महीने से कह रहा हूं कि मंदी की शुरुआत होने वाली है, मंदी आएगी। आपकी नौकरी नहीं जा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मंदी पर आपका असर नहीं पड़ रहा, महंगाई बढ़ रही है। तो इसीलिए आप अपनी सेविंग्स बचा कर रखिए। ये जेफ बेजोस जैसे अमीर व्यक्ति भी दुनिया के कह चुके हैं कि मंदी आने वाली है,
आप अपनी सेविंग्स रखिए, पैसे को बचा कर रखिए, फिजिकल कैश अपने पास रखिए, ताकि आप इस हालात से जूझ पाए, इससे निकल पाए। क्योंकि एक बार आपसे पैसा ले लिया जाएगा, उसके बाद जब महंगाई बढ़ेगी और मंदी आएगी, उसके पास आपके बाद जो है आपके लिए दिक्कतें होने वाली। और अगर आपको इन दिक्कतों को कम करना है तो यकीन मानिए आपको अपने खर्चे को कम करना होगा, अपने पैसे को बचाना होगा। ये आर्थिक लॉकडाउन का सबसे एक छोटा नियम है कि इसको अपनाकर आप इससे बच सकते हैं और आने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।